जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम बूस्टर डोज 18वीं की बात करने जा रहे हैं। यानी अपना जो 10वां चैप्टर चल रहा है परिवहन और संचार का, उसके कुछ क्वेश्चन हमने 17वें पार्ट में कर लिए और आज हम बूस्टर डोज 18वीं में बाकी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न और सीरीज के हिसाब से 24वां प्रश्न है कि भारत के आर्थिक विकास के अंदर सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। बड़े प्रश्न के रूप में हम इसको तैयार कर लेते हैं और जरूरी नहीं आप सारी बातें लिखें, जितने आपके याद रह जाए वो ठीक है। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। सड़क मार्गों के माध्यम से निर्माण केंद्रों में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है और छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। अब भारत के अंदर आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का निम्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान है, उनकी बातें हैं वो कर लेते हैं। देखिए, आप इस प्रकार से पॉइंट बनाकर बता सकते हैं। पहला कि सड़कों के विकास ने गहन और विस्तृत कृषि को संभव बनाया है, साथ ही कृषि उपजों को गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंचने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा है कि सड़कों के विकास से देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। सड़कों के विकास ने संपूर्ण देश में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में मिलने वाले अंतर को कम किया है। समय और धन की बचत को बढ़ावा मिला है। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन को बल मिला है और सड़क परिवहन ने श्रम को गतिशील बनाकर बेरोजगारी की समस्या को कम किया है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके माध्यम से व्यक्ति जा सकता है। तो 5-7 पॉइंट है वो उस प्रश्न के हिसाब से याद रख लीजिएगा। अगला अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में डिफरेंस। जी अलग से ऐसे आ जाए भी राष्ट्रीय महामार्ग समझाइए, राज्य महामार्ग समझाइए, तब भी आप अपने अपने एक साइड का जो मैटर है वो ले सकते हैं। तो एक तरफ राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरी तरफ राज्य महामार्ग। पहला है ये राष्ट्र की प्रमुख सड़क होती है जो नेशनल हाईवे है, और स्टेट हाईवे है ये राज्य की प्रमुख सड़कें होती है। इधर दूसरा पॉइंट हो जाएगा अभी इनका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य वाले में लिखेंगे इनका निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार द्वारा होता है। राष्ट्रीय एनएच का केंद्र सरकार करती है। एनएच में आता है तीसरा पॉइंट कि ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों और रेलवे जंक्शनों को आपस में जोड़ते हैं। जबकि स्टेट हाईवे में ये महामार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ते हैं। चौथा, नेशनल हाईवे में कई इन महामार्गों की लंबाई संपूर्ण देश की कुल लंबाई का 2% है, जबकि स्टेट हाईवे 4% है। पांचवा है भी ये महामार्ग जो है वो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इधर स्टेट हाईवे में ये प्रशासनिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो 2-4 आप डिफरेंस है वो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मिलने वाले सड़कों के असमान वितरण और घनत्व के कारण सहित विवेचना कीजिए। भी क्या कारण है भी भारत में सड़कों का असमान वितरण और घनत्व मिलता है? तो कुछ कारक हैं, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरिकल बात भी कर लेते हैं। आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1.5 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो बहुत कम लिखना है, बड़ा प्रश्न आ जाए तब ज्यादा लिखना है। भारत में मिलने वाले सड़कों के असमान वितरण और घनत्व प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाता है। एक और विकसित राज्य जैसे केरल में ये अधिक पाया जाता है, जबकि उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में ये कम मिलता है। सामान्यतः दक्षिणी राज्यों के साथ उत्तरी मैदानी भागों में सड़कों की अधिकता मिलती है, जबकि पर्वतीय और शुष्क भागों में सड़क है वो कम मिलते हैं। कारक, स्थलाकृति में मिलने वाली प्रादेशिक भिन्नता, राज्यों के आर्थिक विकास का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न होना, तीसरा पर्यावरणीय दशाओं का असमान होना, और चौथा राज्यों की विकास की स्थिति। ये 4 वो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सड़कों का जो वितरण है वो असमान है और घनत्व भी असमान है। एक प्यारा सा प्रश्न कि रेल पटरी की चौड़ाई के अनुसार भारतीय रेल के 3 वर्गों का वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा, रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर 3 लाइनें आती है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। अच्छा प्रश्न है। बड़ी लाइन यानी ब्रॉडगेज जिसको कहते हैं, इसमें रेल पटरियों की मध्य दूरी 1.616 मीटर होती है। गौर कीजिएगा, चौड़ाई जरूर ध्यान रखनी होगी ब्रॉडगेज की 1.616 मीटर, और 2016 में टोटल लंबाई थी वो 60,510 किलोमीटर थी। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी पटरियों के बीच की दूरी याद रखिएगा। मीटर गेज की बात करते हैं तो 2 पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है।
छोटी लाइन की बात करें तो पटरियों के मध्य की दूरी 0.762 मीटर होती है या फिर 0.610 मीटर होती है। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज रेल पटरियों के बीच की दूरी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। लंबाई 2016 के आंकड़े दे रखे हैं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न, कोंकण रेलवे के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसे पूछ ले, चाहे भारत के किस रेल मार्ग को आप अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार मानते हैं? इस रेल मार्ग की सुरंगों और पुलों की संख्या बताइए। कुल मिलाकर कोंकण रेलवे बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहता है। आप कुछ भी करें, आप इनकी सारी बातें याद रखें। जैसा प्रश्न जैसे यहाँ पूछे, 2-3 प्रश्न हो गए, कोई भी प्रश्न आ जाए, उत्तर इन्हीं लाइनों में से ही रहेगा। उत्तर, देश की आजादी के बाद जिन रेल मार्गों का विकास भारत में किया गया उनमें से कोंकण रेलवे का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस मार्ग का निर्माण 1998 में पूरा हुआ और इस रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है, जो पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ महाराष्ट्र में रोहा से लेकर कर्नाटक राज्य में मंगलोर तक जाता है। ये रेल मार्ग 146 नदियों और जलधाराओं, 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। आंकड़े याद रखिएगा जरूर। इस रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है जो 6.5 किलोमीटर लंबाई की है। इस रेल मार्ग के निर्माण से मुंबई का मंगलोर जो कर्नाटक में है, वहां से सीधा रेल संपर्क स्थापित हो पाया है। इसमें कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य 3 स्टेट इसमें भागीदार है। इसे इंजीनियरिंग का यानी अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। तो अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार किसे माना जाता है रेलवे में? कोंकण रेलवे परियोजना को। बहुत मुश्किल था, इतनी नदियों, सुरंगों और पुलों को पार करके कोई इस तरीके का रेलवे लाइन का बिछाना आसान काम नहीं था, लेकिन इंजीनियरों ने ये कर दिखाया। तो बहुत प्यारा प्रश्न है। तो अब है अगला प्रश्न का, भारत में रेल परिवहन के विकास के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। भारत में रेल परिवहन का विकास है, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए उन पर बात करें। तो रेल परिवहन का प्रतिकूल क्षेत्रों में जाल बिछाया जा सकता है। नियंत्रण हेतु रेल मंडलों की व्यवस्था, भी हम क्या कर सकते हैं रेलवे के विकास के लिए, तो उसके नियंत्रण के लिए रेल मंडलों की व्यवस्था करें। रेलवे का दोहरीकरण किया जा सकता है, रेलवे का विद्युतीकरण किया जा सकता है, मेट्रो रेलवे का संचालन करना चाहिए, कोंकण रेल मार्ग का विकास है वो और आगे तक किया जा सकता है। तो ये कार्य है वो इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संचार के व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधनों की सूची बनाइए। ध्यान रखिएगा, मापदंड और गुणवत्ता के आधार पर संचार के साधनों को 2 भागों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वाले आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अंतर्गत पत्र है, टेलीफोन है, तार है, फैक्स है, ईमेल और इंटरनेट आते हैं। सार्वजनिक संचार जो मास कम्युनिकेशन है, जन संचार, इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, सेमिनार है वो शामिल रहती है। तो आप जरूर इनको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में जन संचार तंत्र या सार्वजनिक संचार तंत्र के 2 साधनों का वर्णन कीजिए। तो रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह संचार का जो है वो मुख्यतः इसमें शामिल है। तो इसमें कोई 2 के हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसे पहले रेडियो, ये जनसंचार का पुराना साधन है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। ये सर्वाधिक लोकप्रिय संचार माध्यम रहा है। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया। यह सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। संसद और विधानसभा के सत्रों के दौरान विशेष समाचार बुलेटिन का प्रसारण भी करता है। तो आप सब जानते हैं भी रेडियो का क्या क्या इस्तेमाल होता है। ध्यान रख लेना, भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। दूसरा आता है अपना टेलीविजन। ये भी जनसंचार का ही एक अहम साधन है। जो इसमें आपको पता है रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, इसमें सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। तो दृश्य सर्वे माध्यम के रूप में जाना जाता है। भारत में इसे 1959 में प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिए, टेलीविजन कब आया? 1959 में। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके इसका नाम दूरदर्शन कर दिया। तो टीवी का नाम दूरदर्शन कब किया? 1976 में। तो इस प्रकार से कुछ टेलीविजन की बातें हैं, वो भी आप याद रख सकते हो। तो ये अपने सिलेबस के बड़े वाले क्वेश्चनों का अंतिम पार्ट था और इन सब की PDF अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया पर अवेलेबल है।
उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी शानदार चल रही है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और न ही आप घबरा रहे हो, ये मेरा अटूट विश्वास है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। चलिए, थ्योरिकल प्रश्नों की बात हो चुकी है। अब एक बार पुनः हम कुछ और अच्छा ज्योग्राफी, क्योंकि 4 तारीख को पेपर है, उससे पहले कुछ और चीज़ें अपने भी रिवाइज कर लेंगे, तो कल उनके ऊपर भी बात है वो कर लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। जो चीज़ आपके याद है वो बेस्ट है, जितना आपको याद है वो दी बेस्ट है। ये नहीं है भी मेरे कम याद है, ज़्यादा याद है, कुछ नहीं सोचना है आलतू फालतू। हम जीतेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। अगर आप सिर्फ लगातार ईमानदारी से वर्क करते रहें तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुद पर विश्वास रखिएगा, जीत जाएंगे हम। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आपको क्यों नहीं। इसलिए नेगेटिव बात नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा, कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।